हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर 2 पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। इसमें हम लोग जीएस के प्रश्नों के साथ साथ उनसे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स भी देखते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इस टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी। तो विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के जो बीच से होकर बहती है वह कौन सी नदी होगी? तो आपका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी, यानी ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नर्मदा नदी की बात की जाए तो यह अरब सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। अरब सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और नर्मदा नदी के बारे में ये भी कहा जाता है, यह जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह क्या करती है? एचुरी का निर्माण करती है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नर्मदा नदी है। अमरकंटक से इसका उत्पन्न हुई नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। एक तरह से कहा जाए, जो नर्मदा नदी है या अमरकंटक के शिखर से इसका उत्पन्न होता है, और इसकी लंबाई की अगर बात कर ली जाए तो इसकी लंबाई जो होती है 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई कुल होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर? तो भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना थी यह किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर यह परियोजना बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी? तो वर्ष 1948 में। वर्ष 1948 में यह परियोजना बनाई गई थी, जिसके विभिन्न उद्देश्य थे। तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भारत को भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है, जो जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई गई थी। इस बहुउद्देशीय परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है। नर्मदा नदी के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं को प्रदान करना, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन, संचारण और वितरण करना था, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करना, और दामोदर घाटी के कृषि, औद्योगिक और सामान्य विकास पर क्या करना था? इसका प्रचार करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार या बंगाल? तो बिहू त्योहार जो है यह असम में मनाया जाता है, खास तौर पर फसल कटाई के वक्त। तो बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। बिहू भारतीय राज्य असम में मनाए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण त्योहारों का एक समूह है, जो निम्न है। रोंगाली या बोहोगा बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगाली या कटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। भोगली या माघ बिहू जो जनवरी माह में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। रोंगली बिहू तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है। भोगली बिहू फसल उत्सव है, और कोंगली बिहू एक जीवंत त्योहार है। यह सभी असमिया लोगों द्वारा जाति, पंथ और धर्म से हटकर बहुत खुशी और बहुयात के साथ
मनाया जाने वाले त्योहारों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा, सोन नदी, गंडक नदी या कोसी नदी। तो इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो स्वर्ण रेखा जो नदी है या गंगा की सहायक नदी नहीं है। यह जो है अपने जल को सीधे अपने जल को सीधे बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है, खाड़ी में प्रवाहित करती है। यानी क्या है, स्वर्ण रेखा जो है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन यह अपने जल को सीधे क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। बाकी सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है, जो कहां पर मिलती है, पटना के निकट गंगा से संगम बनाती है। आइए अगला इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। स्वर्ण रेखा नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में अपने जल को क्या करती है, गिराती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी प्रमुख नदियों में से हैं। गंगा नदी अंततः सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी खाड़ी में गिर जाती है। यानी गंगा नदी भी अपनी जो जल का जो प्रवाह है वह कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है, गंगा अपने बेसिन और संस्कृत महत्व दोनों की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से क्या करती है, निकलती है। तो एक तरह से कहा जाए गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कहां पर स्थित है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख पर यह ग्लेशियर क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह गांधी और इरविन के माध्यम किया गया था, और इसका जो संबंध था वह किससे था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा संपन्न एक राजनीतिक क्या था, समझौता है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। गांधी इरविन समझौते के प्रावधान जो किए गए थे वो निम्न प्रकार थे जो निम्न है। आइए इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को सुनिश्चित कराना इसमें तय किया गया। अगला पॉइंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की बात इसमें की गई। कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले अध्यादेशों को निरस्त करने की भी बात की गई थी। इसमें हिंसा में शामिल लोगों को छोड़कर व्यक्तियों के मुकदमे वापस लेने की भी बात इसमें की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए कैदियों की रिहाई की भी बात की गई थी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नमक पर से कर को हटाने का भी प्रावधान किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पंतनगर, देहरादून, लखनऊ या इज्जतनगर। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो संस्थान है यह बरेली के इज्जतनगर में स्थित है। एक तरह से कहा जाए यह इज्जतनगर में स्थित है, जो कहां पर स्थित है, तो यह बरेली जिले में स्थित है। कहां पर? बरेली जिले में यह स्थित है।
इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के क्षेत्र के पशुधन अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है। इसे पहले इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता था। यानी इसका पुराना नाम एक बार हम लोग पुनः रिपीट करेंगे, क्योंकि इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी के नाम से यह जाना जाता था। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर कर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? बेरिंग सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक सागर और लीबियाई सागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सुएज नहर है या किन दो एक तरह से कहा जाए महासागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर किन किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। सुएज नहर एक मानव निर्मित जल मार्ग है जो लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह यूरोप और एशिया के बीच अधिक प्रत्यक्ष जल यात्रा के लिए पथ बनाता है। अनिवार्य रूप से उत्तरी महाद्वीप से हिंद महासागर के लिए अफ्रीका महाद्वीप को प्रसारित करने वाला बिना मार्ग की सुविधा प्रदान करता है। जल मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 1969 में शुरू होने के बाद यह विवाद के केंद्र में रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका सॉरी दोस्तों, यूरोप। तो जो बिना मरुस्थल यानी जिस महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है, वह कौन सा मरुस्थल है? यूरोप है। यानी यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो सहारा मरुस्थल है, जो कहां पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थाल मरुस्थल है, जो पाक और भारत में स्थित है। पाक और भारत में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो चीनी यात्री जो फाहियान था, यह किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान इसने भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। फाहियान, जिसे फासियान या फादान और फरहान के नाम से भी जाना जाता है, यह चीनी यात्री था। फाहियान कुमार जी के शिष्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं ईस्वी में भारत आए थे। फाहियान ने बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रमाणिक प्रति की तलाश में भारत की यात्रा की थी। फाहियान का यात्रा विवरण बौद्ध किंवदंतियों, मठों और मंदिरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। फाहियान ने भारत को एक कुशल प्रशासक के साथ एक शांतिपूर्ण देश के रूप में वर्णित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा या महाराष्ट्र। तो लावड़ी जो लोक नृत्य है या महाराष्ट्र में किया जाता है। तो यह किस राज्य की
अ, प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो महाराष्ट्र की है। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। लवड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लवड़ी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक तालवाद ढोल की थाप पर किया जाता है। लवड़ी अपनी शक्तिशाली लय के लिए विश्वविख्यात है। अगला पॉइंट है, लवड़ी नृत्य की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र से हुई थी। लवड़ी के गीत ज्यादातर कामुक हैं और संवाद सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य में तीखे होते हैं। मूल रूप से इसका उपयोग थके हुए सैनिकों के मनोरंजन और मनोबल बढ़ाने के रूप में किया जाता था। तो दोस्तों, अगर यह टेस्ट आपके लिए उपयोगी है तो टेस्ट को एक बार जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।